बच्चों वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों क्या है कि जो सबसे पहला जो चैप्टर था आपका क्लास का 11th का, उसमें मूल कंसेप्ट था और मूल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन था, है ना। तो उसी को लेते हुए ये स्टार्ट कर रहा है ये चैप्टर। इसमें भी जो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब टर्म जो है आएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। देखो बच्चों होता क्या है बच्चों की, जब सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से टर्म जो है यूज होते हैं। सबसे पहला बच्चों परसेंटेज बाय मास, ठीक है, या मास परसेंट भी कह सकते हैं या फिर परसेंटेज बाय मास, जिसका मतलब होता है कि 100 ग्राम, इसको लिख लेते हैं बेटा जी, परसेंटेज बाय मास। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना बच्चों। ये होता है बच्चों परसेंटेज बाय मास। जैसे कि मान लो अगर 20 ग्राम हमने शुगर को ऐड कर दिया 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया बच्चे, ठीक है, कि 20 ग्राम शुगर is added into 100 ग्राम वाटर, फाइंड परसेंटेज बाय मास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या है कि बच्चों देखो ये क्या है, 20 ग्राम क्या है हमारा सॉल्यूट, है ना। तो मैं बच्चों क्या करने वाला हूं, सॉल्यूट को यहां से बी से लिखूंगा मैं। तो WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 20 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा वो कितना है 100 ग्राम, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन फिर कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, है ना बच्चों। तो विच इज कस टू क्या होगा 20 प्लस 100 यानी कि 120 ग्राम। दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा 20 ग्राम। तो परसेंटेज बाय मास क्या होगा हमारा 20 यानी कि सॉल्यूट का मास अपॉन में सॉल्यूशन का मास विच इज 120 इंटू 100, है ना बच्चों। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज बाय मास, जो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ाई होगा, है ना बच्चों। अब बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोलैलिटी, ठीक है। उसमें आता है कि मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो मोलैलिटी का मतलब क्या हो गया, सेकंड लेते हैं हम लोग मोलैलिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। देखो बच्चों डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने वक्त आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो बच्चा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको मैं लिखूंगा WB बाई कैपिटल MB इंटू 1000 अपॉन में WA, है ना। जहां WB क्या लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास लेंगे इन ग्राम, ठीक है बच्चे। और कैपिटल MB क्या है, तो ये है बेटा जी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। तो इससे आ जाएगा हमारा मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो बच्चे एक और लेकर चलते हैं मोलैरिटी, फिर इकट्ठा क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है बच्चों। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जगह यही यूज होता है, ठीक है। देखो जो मोलैरिटी क्या होता है, जैसे मोलैलिटी में क्या बताया था मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, किसमें मोलैलिटी में। तो मोलैरिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। डेफिनेशन को बिल्कुल दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, तो मोलैरिटी में क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। देखो बेटा यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखा क्या मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी करेंगे बच्चों, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा जी, है ना। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा जी कि कैलकुलेट मोलैरिटी,
कैलकुलेट मोलैरिटी व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml solution। देखो बेटा मैं बोल देता हूं, समझ में हो सकता है ना आए क्योंकि नीचे का लिखा हुआ है। मैंने लिखा बेटा कैलकुलेट मोलैरिटी व्हेन 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो करेंगे कैसे। तो बेटा मैं इसको मैं पहले रब कर देता हूं, यहां पर कर देते हैं। देखो बेटा तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन में क्या है कि 4 ग्राम दे रखा है NaOH, तो WB कितना आ गया 4 ग्राम। मोलर मास कितना आएगा, तो देखो NaOH क्या होता है हमारा NaOH, इसका मोलर मास कितना होगा, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 40 ग्राम। मोलर मास की बात करूंगा तो 40 ग्राम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो MB आ गया हमारा 40 ग्राम। और वो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये दे रखा है बेटा 250 ml सॉल्यूशन, है ना। देखो बेटा यहां पर लिखा मैंने कैलकुलेट मोलैरिटी व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी इसमें क्या आएगा हमारा, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होगा, गिवन मास है 4 अपॉन मोलर मास है 40 इंटू 1000 अपॉन में 250 ml, है ना। इसको सॉल्व कर दिया, 250 4 जा 4 10 जा, तो कितना आ गया 4/10 यानी कि 0.4 मोलर आ गया बच्चों मोलैरिटी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बच्चे, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं मोलैरिटी का। ठीक है, और उसके बाद बच्चों जो है ये एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मोलैरिटी का, फिर हम तीनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लो बच्चों आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4। उसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया विच बीन डिसॉल्व्ड इन 2.5 kg सॉल्यूशन वेयर द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.25। यानी कि बच्चों क्या है कि हमें दे रखा है यूरिया का सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें मास ऑफ यूरिया हमसे पूछ रहा है, जबकि सॉल्यूशन का मास है 2.5 kg और मोलैरिटी दे रखा है 0.25। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट मास ऑफ सॉल्यूट बी x, मास ऑफ सॉल्यूट बी x ग्राम, है ना बच्चों। तो सॉल्यूशन का मास कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 2.5 kg, मतलब 2.5 इंटू 1000 यानी कि 2500 ग्राम। ये हो गया बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा जी मास ऑफ सॉल्यूट है x ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास विच इज 2500 माइनस x ग्राम, है ना। दिस इज योर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, जिसको WA से नोट करते हैं, और ये x ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चे, और क्या क्या चाहिए बच्चों मोलैरिटी के लिए, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चे, तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, मास ऑफ सॉल्यूट हमने लेट कर रखा है ना, और मोलर मास बेटा जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो मोलर मास की बात करूंगा मैं तो क्या होगा, NH2 का 14 + 2 16 + 12 प्लस ये होगा 16, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा बच्चों मोलर मास, चेक कर लेना आप लोग, है ना। तो ये कितना होगा 14 to 16 16 16 32 32 और 28 60। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, हमने मास क्या लेट कर रखा x बाय 60 इंटू 1000 अपॉन में 2500 माइनस x, है ना। दिस कस टू 0.25 कर देंगे, तो इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपको x की वैल्यू। ठीक है, वही आ जाएगा आपको मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा मोलैरिटी का स्पेशल क्वेश्चन। इससे पहले मैंने मोलैरिटी का भी स्पेशल क्वेश्चन कर दिया। अब बच्चों क्या करते हैं, जितना करवाया है मैंने मोलैरिटी मोलैरिटी और परसेंटेज बाय मास तीनों को लेकर के एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा जी कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कुछ अपने मन से फ्रेम कर रहा हूं मैं। देखो कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, आपको कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20%
NaOH सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी ले लेता हूं बेटा 1.2 ग्राम पर ml। ये जो डेंसिटी दे रखा है किसका दे रखा है? सॉल्यूशन का दे रखा है, ठीक है बच्चों। और हमें 20% दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना, परसेंटेज दे रखा है तो फाइंड करना है मोलैलिटी और मोलैलिटी। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे क्या क्या चीज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो जब भी कभी हमें परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। तो जितना परसेंट होगा उतना हो जाएगा सॉल्यूट का मास, और 100 में से उतना हटा देंगे तो बाकी क्या बचेगा? सॉल्वेंट का मास, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहला काम है लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? तो जितना परसेंटेज है उतना ही सॉल्यूट, विच इज 20 ग्राम, ठीक है बच्चों। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 20, है ना। यानी कि डब्ल्यू बी कितना आ गया हमारा? 20। अब मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों, जिसको हम लोग WA से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, और एक चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल MB, जो NaOH के लिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड कर रखा है 40, ठीक है। तो ये सारे चीज हमें मिल गया। अब देखो बच्चों अगर मोलैलिटी फाइंड करना है, मोलैलिटी तो क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन बेटा जी कैपिटल MB इंटू WA, है ना बेटा। WB क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 20 ग्राम। मोलर मास कितना था बेटा? 40 इंटू 1000 अपॉन में 80, है ना बेटा। इसको सॉल्व कर लोगे तो मोलैलिटी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं मोलैरिटी के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिखता हूं बेटा WB अपॉन में कैपिटल MB इंटू 1000 अपॉन में, ये बेटा B लिखा है मैंने, ये चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो बच्चों हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है 100 ग्राम जो हमने लेट कर रखा है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.2, ठीक है। तो अगर बेटा जी हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने लेट कर रखा 100 और डेंसिटी है 1.2, तो इतना आ जाएगा बेटा जी हमारा ml। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सब की वैल्यू बेटा जी पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मोलैरिटी में आ जाएगा हमारा 20/40 इंटू 1000 अपॉन में 100 इंटू 1.2, है ना बच्चों। देखो इसको दोनों को सॉल्व कर लिया, 22 जा और 2 से आ गया ये 0.6, है ना। तो 0.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 मोलर आ जाएगा इसकी मोलैरिटी, ठीक है बच्चों। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों हो गया बच्चों, ठीक है। अब बेटा जी क्या है कि आगे बढ़ते बेटा मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, इन तीनों को करवा दिया बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग मोल फ्रैक्शन, फिर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इन सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब क्या है बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ, ये क्या है हमारा? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, इसको बच्चों ऐसा लिखा जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है बच्चों? तो मान लेते हैं बेटा कोई भी कंटेनर है ना, इसमें मान लो Na मोल का एक कंपोनेंट था, Nb मोल का बी कंपोनेंट था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है बच्चों। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सुगर व्हेन, बेटा जी इसका लेते हैं 34.2 ग्राम ऑफ सुगर इज एडेड टू 900 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। आपको बेटा क्या फाइंड करना है
कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है शुगर का, जबकि जो है 900 ग्राम वाटर में जब हमने 34.2 ग्राम हमने जो है शुगर डाला है। ठीक ठीक है बच्चों, तब देखते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो ये क्या होगा बेटा, मास ऑफ शुगर बाय मोलकुलर मास ऑफ शुगर। ठीक है, तो मास ऑफ शुगर देखो ये है 34.2, इसका मोलर मास होता है शुगर का 342। कैसे पता, तो C12H22O11, बस इतना छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है। 12 12 जा 112 122 जा और 16 11 जा, तो इसको करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 342, है ना। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 0.1 मोल आ गया हमारा मोल्स ऑफ शुगर। अब देखो मोल्स ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो ये भी क्या होगा, मास ऑफ वाटर, है ना, अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर। तो बेटा इसका दे रखा है 900 ग्राम और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो कितना आ जाएगा ये 50 मोल्स। ठीक है, तो अब बच्चों क्या हो गया, दोनों के मोल्स निकल गए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, विच इज 0.1 अपॉन में 0.1 प्लस 50, है ना बच्चों। इसको सॉल्व कर लोगे तो बच्चों क्या होगा, मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें से पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखो बच्चों इन सब का ना अभी हमने क्या किया है, छोटा छोटा सा एग्जांपल लेके किया है, और इन सब का यूज बेटा जी पूरा चैप्टर में है। ठीक है, तो वहां पर हम इन सब को दोबारा जो है यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है बेटा जी हमारा ये है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स, ये मेरे ख्याल से 5th पार्ट है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग पीपीएम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि देखो जब भी आप जैसे कि कभी भी कोई जो है पानी में कोई एंटर करने के लिए जाता है, कोई भी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो पर्सन होते हैं, तो उससे पहले वो चेक करता है उस पानी का कंटामिनेशन क्या है, कि उसमें आर्सेनिक कितना है, सल्फर कितना है, तभी वो जो है उस पानी में एंटर करता है। ठीक है, तो वहां पर वो चेक करता है पीपीएम में। पीपीएम का मतलब हो गया कि 1 मिलियन मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसमें आर्सेनिक का कितना मॉलिक्यूल होगा, तो वही कहलाएगा आर्सेनिक का पीपीएम। ठीक है बच्चों, तो किसी के लिए भी पीपीएम का मतलब हो गया उसका मॉलिक्यूल अपॉन में 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूं, तो पीपीएम का मतलब क्या होगा बेटा, अगर एक्स पीपीएम है, एक्स पीपीएम का मतलब क्या होगा बच्चों, तो देखो बच्चों मैं सोचता हूं कि एक फॉर्मूला पहले आप लोग को लिखा दूं। ठीक है, तो पीपीएम का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बेटा जी पीपीएम, बेसिकली इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा एक क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है कि 15 पीपीएम दे रखा है क्लोरोफॉर्म का, पीपीएम दे रखा है क्लोरोफॉर्म का, ये वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कह रखा है कि 15 पीपीएम बाय मास है क्लोरोफॉर्म, तो इसका परसेंटेज बाय मास आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये देख लेना एनसीईआरटी का क्वेश्चन 7th या 8th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 15 पीपीएम दे रखा है क्लोरोफॉर्म का, परसेंटेज बाय मास में आपको फाइंड करना है। ठीक है, 15 पीपीएम क्लोरोफॉर्म बाय मास, तो उससे आपको परसेंटेज मास फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, देखो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, पीपीएम 15 दे रखा है, तो इसको लिखेंगे आंसर में हम लोग कि 15 ppm by mass implies that 10 की पावर 6 ग्राम of solution has 15 ग्राम solute, और solute कौन है हमारा CHCl3। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया बेटा सॉल्यूशन का मास, ये हो गया सॉल्यूट का मास, तो परसेंटेज बाय मास क्या होगा, तो परसेंटेज बाय मास हमेशा की तरह होगा मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 15 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 10 पावर 6 इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो इससे आ जाएगा आपका परसेंटेज बाय मास। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा जी हमारा पीपीएम भी हो गया। अब ऐसा करते हैं बच्चे कि एक दो क्वेश्चन लेते हैं कि जब मोलैरिटी दे रखा हो तो मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, और मोलैरिटी दे रखा हो तो मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, एक एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों होता क्या है कि आपको बच्चों अगर दे रखा है मोलैरिटी और फाइंड करना है मोलैरिटी, ठीक है, उसके लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों।
कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml, है ना बच्चे। मैंने हमेशा NaOH ही ले लेता हूं ताकि एक बार कैलकुलेट कर लिया उसका मोलर मास तो ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या है बेटा जी कि आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना, जबकि मोलैरिटी दे रखा है 2। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं बेटा जी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इसको सोचना पड़ेगा। देखो बच्चों क्या है, 2 दे रखा है मोलैरिटी, तो मैंने कहा था आपको डेफिनेशन काफी हेल्पफुल होगा, तो डेफिनेशन को ही यूज करने वाले हैं। मोलैरिटी का डेफिनेशन बच्चों बताया था आप लोगों को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन इंप्लाइज दैट क्या होगा बच्चों, तो 2 मोल्स ऑफ NaOH is dissolved in 1000 ग्राम सॉल्वेंट, है ना बच्चों। जैसे इसका मोलैरिटी है तो मोलैरिटी के डेफिनेशन से 2 मोलर था, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल्स ऑफ NaOH is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और हमें देखो बेटा क्या निकालना है, मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो 2 मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना दे रखा है, 2, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ NaOH बाय मोलर मास ऑफ NaOH विच इज 40 इक्वल्स टू 2। इस तरह से क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारा 2 इंटू 40 यानी कि 80 ग्राम। दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया बेटा, तो अब क्या लिखोगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना निकला है हमारा 80 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी कि 80 प्लस 1000 यानी कि 1080 ग्राम, ये क्या आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1080 दैट बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना बच्चों, तो 1.2 इतना ml आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो ये बच्चे आएगा 1.29 जा, तो ये आ जाएगा लगभग 900 ml। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 900 ml। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों अगर हमें वॉल्यूम मिल चुका है ना, तो अब बच्चों अगर मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB बाय कैपिटल MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, है ना बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ चुका है बच्चे, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट था बेटा कितना, सॉल्यूट का मास था 80 ग्राम, 80 बाय मोलर मास था 40 इंटू 1000, है ना बच्चों। दैट बाय जो था हमें क्या लेना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आ चुका है 900 ml, है ना। इससे बच्चों क्या होगा हमारा मोलैरिटी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन जो है बच्चे हम लोग चाहे तो इसका उल्टा भी कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा बेटा कि इस बार आपको दे रखा होगा बेटा जी, इस बार आपको मोलैरिटी दे रखा होगा और मोलैरिटी पूछेगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार हम लोग उसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, इसमें बेटा क्वेश्चन में क्या है कि 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैज डेंसिटी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलैलिटी। ठीक है बच्चों, इस बार आपको मोलैलिटी कैलकुलेट दे क्या रखा, मोलैरिटी, है ना बच्चों। तो फिर से डेफिनेशन को यूज करते हैं, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन, है ना बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 1000। ठीक है, और डेंसिटी हमें इतना मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले तो निकाल लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है
मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास 40 है विच इज इक्वल टू 2, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बेटा 80 ग्राम, है ना, ये निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट। अब कहूंगा मैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम है 1000, डेंसिटी है 1.2, यानी कितना आ जाएगा 1200 ग्राम आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा बेटा जी 1200 माइनस 80 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1120 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बेटा जी हमारा, ठीक है, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों। अब फिर देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 80, मोलर मास था बेटा 40 इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया हमारा, तो 1120, है ना बच्चों। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या है कि अब एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसका हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन वाले टॉपिक का, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आप लोग देख लो उस क्वेश्चन को। उसमें कह रखा है कि 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर है Na2CO3 का और NaHCO3 का, ठीक है। 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है Na2CO3 का और NaHCO3 का, ठीक है ना बच्चा। और इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या हो गया कि दोनों के मोल्स इक्वल है, किसके, Na2CO3 के और NaHCO3 के। तब कह रखा है कि कितना वॉल्यूम हमें यूज करना पड़ेगा 0.1 मोलर HCl के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन है हमारा कि 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 reacts with 0.1 molar HCl. Find volume of HCl. Find वॉल्यूम ऑफ HCl। देखो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। अब देखो बच्चों इसको करेंगे कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। हमें दे रखा है कि 1 ग्राम जो है मिक्सचर का मास है, ठीक है। तो उसमें से हम अगर Na2CO3 के मास को अगर हम x ग्राम ले लेंगे तो NaCO3 का मास कितना आ जाएगा 1 माइनस x। तो लेट कर लेते हैं, लेट मास ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू x ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ NaHCO3 ये क्या होगा बेटा 1 माइनस x ग्राम, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या आ गया, NaCO3 का मास आ गया, मोल्स ऑफ और मास ऑफ Na2CO3 आ गया। अब कह रखा है दोनों के मोल्स जो है इक्वल है, क्यों, क्योंकि मेंशन कर रखा है इक्विमोलर मिक्सचर, है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, है ना बेटा। ये हमें बेटा जी लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, तो इसके मोल कैसे निकलेंगे, तो कहोगे x अपॉन में मोलर मास ऑफ Na2CO3 विच इज 106 और मास ऑफ NaCO3 क्या 1 माइनस x दैट बाय 84, है ना बच्चों। अब इस दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 84x इक्वल्स टू 106 माइनस 106x, ठीक है बच्चों। तो यहां से बच्चों आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा 106 बाय 190, है ना बच्चों। सॉल्व कर लेना आप लोग। तो अब क्या है बेटा कि मोल्स कितने निकल जाएंगे इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आ जाएगा, उतना ही जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 आएगा, और वो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो हम मास पता ही है बेटा x अपॉन में 106, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 106 बाय 190, है ना बच्चे, दैट टू 106, यानी कि 1 बाय 190 आ गया बेटा मोल्स। दोनों के ही मोल्स आ गए इतने। मैंने कैसे निकाला, ये देखो पता तो है कि इसके मोल और इसके मोल इक्वल है, तो पहले मैंने इसका मोल निकाला। इसका मोल क्या होगा x बाय 106, x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 106 बाय 190, तो दैट बाय 106, इससे आ गया 1 बाय 190, यानी कि दोनों के मोल्स कितने आ गए बच्चों 1 बाय 190। अब इसको रब करके हम लोग HCl से दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, फिर देखते हैं किसके कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखो बच्चों Na2CO3 को बेटा जी HCl से रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए हमें, तब मिलेगा हमें 2 NaCl प्लस
H2CO3, है ना बच्चों। यानी कि बच्चों क्या होगा, देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब 1 मोल Na2CO3 के लिए 2 मोल HCl चाहिए, ठीक है। इसलिए इसके 1/190 मोल के लिए हमें कितना चाहिए, 2/190 मोल ऑफ HCl, ठीक है बच्चों। यानी कि 1/190 मोल Na2CO3 के लिए हमें 2/190 मोल HCl चाहिए, इसका तो काम हो गया। अब NaHCO3 के साथ लेते हैं, NaHCO3 पे बेटा जी HCl को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, NaCl प्लस H2CO3। देखो बच्चों इसमें घबराना नहीं है, H2CO3 को H2O प्लस CO2 भी लिखा जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो H2CO3 भी लिख सकते हो या फिर उसको H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहां पर कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, यानी कि इसके 1 मोल के लिए 1 मोल HCl चाहिए। तो इसके भी मोल थे कितने, 1/190, तो इसके 1/190 के लिए भी कितना चाहिए मोल्स ऑफ HCl, ये भी 1/190 है ना। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, ये क्या होगा, 2/190 Na2CO3 के लिए चाहिए और 1/90 के लिए, तो क्या हो जाएगा 3/190 मोल, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, जबकि हमें मोल्स भी पता है ना। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाय मोलैरिटी ऑफ HCl। ये बेटा मोलैरिटी लिख रहा हूं, मोलर मास नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना था, 3/190, और मोलैरिटी कितना था 0.1, यानी कि 3/19 लीटर आ जाएगा बच्चों वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से हमारा HCl का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 3/19 लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आ गया। अब बच्चों चलते हैं हम लोग जो है एक छोटे से छोटे टॉपिक्स पे चलते हैं हम लोग, जो है सॉल्युबिलिटी, है ना बच्चों। देखो अब सॉल्युबिलिटी में क्या करेंगे हम लोग, कि सबसे पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी का, जिसमें है कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, टॉपिक है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना बच्चा। तो इसमें बच्चा जी पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टेम्परेचर की, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि देखो अगर चीनी को बच्चों पानी में अगर आप डिजोल्व करते हैं तो एक सैचुरेशन स्टेट आ जाता है थोड़ी देर के बाद, उसके बाद कितना भी चीनी डालोगे डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन अब क्या करो, आप उसको गर्म करना शुरू कर दो, गर्म करना शुरू करोगे तो क्या होगा, और फिर से चीनी जो है डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid increases with rise in temperature, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड बढ़ जाएगी। अब आता है बेटा जी दूसरा इफेक्ट आता है प्रेशर का, ठीक है। तो देखो जो प्रेशर का ना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रेशर लगा देंगे तो सॉलिड का शेप चेंज हो जाएगा या उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे इसमें सीधे लिख देंगे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्यों बच्चों, क्योंकि बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब आता है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है, वो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना बच्चों। इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अंडर हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ। ये क्या कहता है बच्चों
कि अगर हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड के ऊपर में जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा जो है मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा, ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से बच्चों क्या होगा कि हम प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा जो है मास ले लो या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात कर लो, वो उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा। इसको बच्चों मैं लिख लेता हूं बी, मतलब ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, ऑफ गैस डिसॉल्व्ड किसमें बच्चों, एक पर्टिकुलर लिक्विड में, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा जो है गैस डिसॉल्व होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, KH इंटू एक्स, है ना बच्चों। जहां ये क्या है बच्चों, जो गैस है हमारा डिसॉल्व हो रहा है उसका मोल फ्रैक्शन, ये है बच्चों प्रेशर अप्लाइड, दिस इज योर प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। और KH क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो बच्चों अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करने के लिए आ गया तो हम लिख सकते हैं P और X का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, जहां पर बच्चों थीटा अगर ये होगा तो टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग हेनरीज कांस्टेंट KH, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी हमारा हेनरीज कांस्टेंट। अब देखो बच्चों क्या है कि इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा जाता है कि बच्चों की व्हाट इज हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप लोग हेनरी लॉ में क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों ये चीज, है ना। अब देखो बच्चों क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ये घटता है, उसको बाद में करेंगे। पहले इसके दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है बच्चों। एक तो बच्चों आपने कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक को जब ग्लास में डाल देते हैं तो क्या होता है, बबल्स उसमें से बाहर निकलता रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जब उसको जो कोल्ड ड्रिंक को जब सील किया जाता है बॉटल में, तो उस कंडीशन में हाई प्रेशर पे वहां पर CO2 गैस को उसमें डिसॉल्व किया जाता है। सपोज दैट कि 2 एटमॉस्फेयर पे क्या किया है उसने, CO2 गैस को डिसॉल्व किया, ठीक है। तो मान लेते हैं 20 ग्राम जो है CO2 उसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब उस बॉटल में क्या था, 20 ग्राम CO2 था, ठीक है। अब आपने इसको खोल करके ग्लास में डाल दिया, तो यहां पर जब ओपन हो गया ग्लास तो यहां पर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो जब 20 ग्राम डिसॉल्व था 2 एटमॉस्फेयर पे, तो 1 एटमॉस्फेयर पे कितना डिसॉल्व रहेगा, सिर्फ 10 ग्राम। तो बाकी का जो 10 ग्राम होगा वो बबल के फॉर्म में जो है वो ग्लास में से, है ना बच्चों, ये ग्लास होता है उसमें से बबल जो है ऊपर उठता रहता है, ठीक है, ये ऊपर उठता चला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग फिज भी कहते हैं ना बच्चों। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे तो समझा नहीं सकते, है ना। तो सिंपली बच्चों आप लोग को अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत लंबा इसका है। सिंपली लिखेंगे द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस, ठीक है बच्चों। फर्स्ट एप्लीकेशन यही हो जाएगा कि बच्चों की क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों एक और एप्लीकेशन आप लोग लिख सकते हो, वो है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, जो पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या होता है ना बच्चों को, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, उनको हमेशा एक भ्रम जैसा फील होता रहता है, दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग बच्चों एनॉक्सिया, एक प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं एनॉक्सिया। तो ऐसा होता क्यों है, तो क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि पहाड़ पे क्या होता है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो जब बच्चों प्रेशर हमारा कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन देयर ब्लड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कि जब हम प्रेशर वहां पर हिली एरिया में कम होगा तो कम ऑक्सीजन जो है उनके ब्लड में डिसॉल्व होगा, इसलिए उनकी ब्रेन तक जो है बहुत ही कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए ब्रेन जो है प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा, और इस तरह की प्रॉब्लम को कहते हैं हम लोग एनॉक्सिया, ठीक है। तो सेकेंड एप्लीकेशन में क्या कहेंगे, peoples living on hilly area suffering from anoxia due to the less solubility of oxygen in their blood due to the low atmospheric pressure on hilly areas, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन भी एक आप लोग ले सकते हो, अगर दो में से अगर नहीं किसी को भूल जाते तो,
कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो पानी में जब समंदर में नीचे उतरते हैं, तो उनको एडवाइस किया जाता था कि आप जो है, अभी भी एडवाइस किया जाता है, एकदम से ऊपर मत आओ, बल्कि स्लोली स्लोली ऊपर आओ। ठीक है, उसका कारण क्या है कि पहले बच्चों क्या होता था कि एयर का सिलेंडर लेके जाते थे वो ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब भी वो इनहेल करते थे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही उनके शरीर में चला जाता था। ठीक है, तो काफी नीचे जाने के बाद जहां हाई प्रेशर होता था वहां उनके ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही डिसॉल्व हो जाता था। ठीक है, तो जो भी वर्क करते थे उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऑक्सीजन तो यूज हो जाता था, लेकिन नाइट्रोजन यूज नहीं होता था। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी पर्सन, मान लो वहां पर मान लो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था, तो 20 ग्राम N2 मान लो उसमें डिसॉल्व था। अब अचानक वो एकदम से आ जाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल ऊपर आ जाए तो सडनली, तो क्या होगा फिर कि अब तो सिर्फ 10 ग्राम N2 डिसॉल्व रहेगा उसके ब्लड में, तो फिर क्या होगा, 10 ग्राम N2 जो है उनके ब्लड से निकलने लगेगा ऑल ऑफ सडन। उसके कारण क्या होगा, पूरी बॉडी में जो है काफी पेन होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है इंसान की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, इसलिए एडवाइस दिया जाता है कि जब भी आप लोग को स्कूबा डाइविंग करने के वक्त में अगर ऊपर आना हो तो धीरे धीरे से आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 एप्लीकेशन हो गया बेटा जी कि प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ। अब बच्चों इस पर न्यूमेरिकल्स तो करेंगे, लेकिन पहले बच्चों एक बार सेकंड इफेक्ट जो है इसका, अभी हमने बेटा किसका इफेक्ट किया है, सबसे पहले हमने इफेक्ट लिया बच्चों हेनरीज लॉ में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर टॉपिक क्या था बेटा, टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या आ गया हमारा, हेनरीज लॉ, है ना बच्चों, जो कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा गैस जो है उस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड फैक्टर लेते हैं बच्चों टेम्परेचर का। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है बच्चों। देखो तो इफेक्ट जो है बच्चों टेम्परेचर का वो ये है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बच्चों होता क्या है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये बच्चों क्या हो गया कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही जो है क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, कम होगा। अब इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, कि व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विथ राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आप कहोगे क्या, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड is an exothermic process. The solubility of a gas in liquid is an exothermic process. Then, according to Lee-Chatlis principle, है ना बच्चों, ली-चैटलिस प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या है बच्चों, आप लोग अगर नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लो कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस and according to Lee-Chatlis principle any exothermic reaction decreases with rise in temperature, that's why solubility of a gas decreases with rise in temperature। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चा जो है हमारा हो गया बच्चों ये। अब इस पर बेस्ड बेटा ना क्वेश्चन दे रखा है कुछ, ठीक है, तो हम लोग बच्चों जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका। अब देखो बच्चों इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो आप लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6, बच्चों बुक होगा एनसीईआरटी का, उसमें देख लेना 2.6 क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है H2S इज अ टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP। बच्चों क्या दे रखा है हमें, सॉल्युबिलिटी जो दे रखा है H2S गैस का, वो दे रखा है किसके लिए, H2S गैस का दे रखा है, ये दे रखा है 0.195 मोलल सॉल्यूशन, 195 मोलल एट STP, है ना। तो आपको फाइंड करना है बच्चों KH, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो हमें क्या फाइंड करना है, KH की वैल्यू, हमें फाइंड करना है KH की वैल्यू। देखो बच्चों आप लोग को पता ही है कि क्या होता है, P होता है हमारा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व। ठीक है,
तो देखो बच्चों क्या है कि हमें मोलैलिटी दे रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अगर बच्चों मोलैलिटी से आप लोग अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो फिर क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एसटीपी दे रखा है, तो इससे क्या हो गया, एट एसटीपी प्रेशर क्या होता है, एट एसटीपी पी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर, है ना। या फिर हम इसको 1.013 बार भी लिख सकते हैं, 1.013 बार, ठीक है बच्चों। तो हम प्रेशर हमें पता चल चुका है ना बच्चों। अगर बस बच्चों हमें क्या है कि अगर मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो हम केएच निकाल लेंगे, ठीक है। तो दे क्या रखा है हमें, मोलैलिटी, और फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो आपको बच्चों डेफिनेशन बता चुका था मोलैलिटी का, तो आप बताओ एक बार क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसी को कहते हैं मोलैलिटी, है ना। तो अब देखो बच्चों यहां से हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो 0.195 मोलल सॉल्यूशन इंप्लाइज दैट क्या होगा कि 0.195 moles of H2S is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, है ना बच्चों। 0.195 मोल्स ऑफ H2S इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमें बच्चों मोल्स भी निकल गया सॉल्यूट का, और यहां पर बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, ठीक है। तो x का मतलब क्या होता है, एक्स बी क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया बेटा 0.195 अपॉन में देखो 0.195 प्लस वाटर का मोल्स कितना होगा, तो बच्चों 1000 ग्राम वाटर है, तो 1000/18 कर देंगे, है ना बच्चों। इससे बच्चों क्या होगा, हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा गैस का, ठीक है। तो आपको बच्चों मोल फ्रैक्शन निकल गया, पी मैंने कह दिया, यहां से ये निकाल लो, ठीक है। अब इस सब की वैल्यू पुट कर दोगे बच्चों तो क्या होगा, केएच की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। देखो बच्चों इसमें क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2.7 है, इसमें है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, हमें बच्चों दे रखा है पास्कल में, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। देखो बच्चों पहले इसको हटा देते हैं। देखो जो ये भी क्वेश्चन काफी जो है इजी है, आप लोग जो है बच्चा खुद से ट्राई भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं सिर्फ बच्चों आप लोग के साथ डिस्कस करके इसको जो है आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। ये है बच्चों 2.7, हमें बेटा क्वेश्चन दे रखा है, हेनरीज लॉ में दे रखा है, केएच की वैल्यू दे रखा है, केएच दे रखा है बच्चे, दिस इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 पास्कल, ये दे रखा है बेटा केएच की वैल्यू, ठीक है। और प्रेशर हमें दे रखा है 2.5 एटमॉस्फेयर। तो देखो बच्चों जब भी आपको एटमॉस्फेयर को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो लिखोगे कि 1 एटमॉस्फेयर होगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो बच्चों क्या है 2.5 एटमॉस्फेयर मतलब 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, है ना बच्चों। तो आपको P मिल चुका है, आपको KH मिल चुका है, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन, है ना। साथ साथ क्या है बच्चों कि हमें पूछ रहा है कि मास ऑफ CO2, यानी कि सॉल्यूट जो है यहां पर वो क्या है, CO2 गैस, है ना, उसका मास पूछ रहा है जो कि डिजोल्व है 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो बच्चे देखो 500 ml वाटर जो है उसका मास कितना होगा, 500 ग्राम। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्वेंट का होगा बेटा जी वो कितना होगा, 500/18, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कौन सा रिलेशन पुट करेंगे बच्चों, यही वाला रिलेशन पुट कर देंगे, ठीक है। क्या कहेंगे कि एक्स बी इक्वल्स टू पी अपॉन में KH, है ना बच्चों। और एक्स बी की जगह पे कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस प्लस ये कितना निकला बेटा जी, सॉल्वेंट का मास 500 अपॉन में 18 इक्वल्स टू पी था कितना 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में KH की वैल्यू कितना था बेटा, KH था हमारा 1.67 इंटू 10 की पावर 8, है ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, देखो बच्चों
कि ये देखो वैल्यू जो है हमारा 1/1000 सबके करीब में जा रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत ही कम है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या है बच्चों, बहुत ही कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को, क्योंकि ऐड होना है इसको, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय 500/18 इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा, जो था 2.5 इंटू 10 की पावर 5 है ना बच्चों, दैट बाय 1.67 इंटू 10 की पावर 8, कुछ इस तरह से है बच्चों, ठीक है। इससे हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा, और उसको लिख लेंगे मास ऑफ CO2 बाय मोलर मास कितना होता है बच्चों, 44 है ना। इससे आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो हमें बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल गया, तो मास ऑफ CO2 भी इसी तरह से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा बच्चों हेनरीज लॉ, ठीक है। अब क्या है बच्चे कि हम लोग बच्चों आगे बढ़ रहे हैं अब सॉल्यूशन की तरफ, जहां पर हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, जिसमें आता है हमारा रॉल्स लॉ। तो बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड का, ठीक है। देखो हमने इससे पहले जो है मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पीपीएम ये सारा टॉपिक जो था वो करवा दिया, इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल्स वगैरह से भी करवा दिया था। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों क्या है कि देखो बेटा ये कंटेनर है जिसमें कि लिक्विड ए है ना, मान लो लिक्विड ए है। जब ये अकेला था तो ये अपना जो वेपर प्रेशर शो कर रहा था वो था PA0, ठीक है। दूसरा कंटेनर लिया हमने, मान लो बेटा ये था हमारा लिक्विड बी, इसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर था PB0, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, दोनों को मिक्स कर दिया एक बड़े वाले कंटेनर में, ठीक है, जिसमें से Na मोल लिया मान लो A का, Nb मोल लिया B का, है ना। तो अब इस मिक्सचर में जो A का जो अपना प्रेशर होगा उसको कहेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है, और B का जो अब इसमें जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, ठीक है बच्चों। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट यही है, the partial vapor pressure of any component in the mixture is directly proportional to their mole fraction, है ना बच्चों। यानी कि ये कहना चाहता है बच्चों कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, PA0 इंटू XA, है ना बच्चों। सिमिलरली हम लोग लिख लेंगे सिमिलरली, है ना बच्चे, सिमिलरली क्या लिखेंगे बेटा कि PB जो होगा हमारा वो क्या होगा, PB0 इंटू XB, मतलब कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो होगा उस प्योर सॉल्वेंट ए जब था हमारा, ठीक है, एक कंपोनेंट था अकेले तब उसका वेपर प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों अगर आपसे कहा जाएगा कि टोटल प्रेशर क्या होगा, ठीक है, तो P टोटल को बेटा जी मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, PA प्लस PB, यानी कि PA0 XA प्लस PB0 XB, है ना बच्चों। ये आ गया बेटा जी P टोटल। अब बेटा मैं सोचता हूं कि इसको ना ये जो है हटा देता हूं मैं, ठीक है। आप लोग बेटा समझ में आ गया होगा कि ये कंपोनेंट ए था जिसका ओरिजिनल प्रेशर था PA0, दूसरा कंपोनेंट था B जिसका की ओरिजिनल वेपर प्रेशर था PB0, दोनों को मिक्स करके मैंने जो है एक मिक्सचर बनाया, ठीक है। तो बच्चों ये अब इसको मैं इसको हटाता हूं बच्चों, ठीक है। तो देखो होगा क्या बच्चों कि अब देखो इस दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो उसमें जो टोटल प्रेशर आएगा हमसे बच्चों पूछा जाएगा कि उसका वेपर प्रेशर फाइंड करो। तो देखो बच्चों हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों होगा क्या कि P टोटल आ गया बेटा जी, आप लोग के लिए देख सकते हो PA0 XA प्लस PB0 XB, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों क्या है कि यहाँ कंपोनेंट सिर्फ दो है, तो कंपोनेंट दो है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1। तो आप कहोगे कि यहाँ पर हेयर कि सिंस XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या होगा 1, इसलिए बेटा XA क्या होगा 1 माइनस XB। तो मैं क्या करने वाला बेटा इसमें रिलेशन पुट कर देगा, तो P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा PA0 और XA की जगह पे क्या लिखूंगा 1 माइनस XB प्लस PB0 XB, है ना बच्चे। तो ये कितना आ जाएगा PA0
माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यानी कि पी ए नॉट प्लस एक्स बी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, है ना बच्चों। तो ये आ गया बेटा जी पी टोटल का फॉर्मूला। देखो बच्चों क्या था, पहले हमारे पास जो थे दो दो वेरिएबल था एक्स ए और एक्स बी, अब क्या रह गया बेटा जी, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह गया एक्स बी। अगर हमें पी टोटल अगर दे रखा होगा और हमसे मोल फ्रैक्शन पूछेगा किसी भी एक कंपोनेंट का, तो हम लोग बच्चों एक्स बी निकाल लेंगे और फिर 1 माइनस एक्स बी करके एक्स ए निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बेटा जी लिक्विड मिक्सचर में हमने दोनों के लिए टोटल प्रेशर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, इसके साथ क्वेश्चन जो आता है वो आपको कहेगा कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी फाइंड करो। ठीक है, तो ये जो बेटा एक्स ए और एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड मिक्सचर। अब बच्चों करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो बेटा वो बहुत ही आसान है ना। मान लेते हैं बेटा ये जो कंटेनर था हमारा, है ना, इसमें बेटा जी पी ए था कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, और पीबी था बेटा जी इसका कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मान लो बेटा एक्सी डैश को लिख लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है बेटा, ये वेपर फेज लिखा है ना बेटा, तो एक्से डैश क्या होगा बेटा, उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन में पी टोटल, यानी कि बच्चों लिख सकते हो आप पी ए नॉट एक्से अपॉन में पी टोटल कितना था हमारा, तो पी ए नॉट एक्से प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसी तरह से बेटा अगर एक्स बी डैश ले लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, है ना, इन द वेपर फेज, तो ये क्या होगा बेटा, तो 1 माइनस एक्स से डैश कर दो या फिर नहीं तो पी बी बाय पी टोटल कर दो बच्चों, तो आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो अब क्या है बेटा जी, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए कर देता हूं एनसीईआरटी का। ये एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं वही करवाता हूं आपको, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं बेटा हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करते हुए चलता हूं, ताकि आप लोग को ना कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों मैंने जो है ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर है इंटेक्स्ट क्वेश्चन का, देखो बेटा ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर है इंटेक्स्ट क्वेश्चन का 2.8। इसमें कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm। देखो बेटा एक क्वेश्चन नंबर है 2.8 इंटेक्स्ट का, इसमें बेटा कह रखा है क्या कि प्योर लिक्विड ए और बी का जो वेपर प्रेशर है वो है 450 और 700। इसका मतलब क्या होगा बेटा, पी ए नॉट हो गया 450 mm ऑफ एच जी एंड पीबी नॉट हो गया बेटा जी, ये दे रखा है 700 mm ऑफ एच जी, है ना बेटा, ये पीबी नॉट है ना बेटा। अब कह रखा है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm, और बेटा जी पी टोटल दे रखा है हमें 600 mm ऑफ एच जी। तो बेटा जी हमें क्या क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है एक्स ए, हमें फाइंड करना है एक्स बी, हमें फाइंड करना है एक्स ए डैश, हमें फाइंड करना है एक्स बी डैश। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों क्या करना है, सिर्फ सबकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड मिक्सचर, लेकिन एक्स ए डैश और एक्स बी डैश क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा लिक्विड मिक्सचर के लिए आप लोगों ने बेटा फॉर्मूला जानते हो बेटा, पी टोटल इक्वल्स टू क्या था हमारा, पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, है ना बच्चों। ये फॉर्मूला कैसे आया था बेटा, आप लोग को पता होगा बेटा, पी टोटल आया था हमारा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से। तो बेटा मैंने कहा कि यहाँ एक्स ए एक्स बी और पी टी तीन जो है ना हमारे लिए जो है, बल्कि दो दो एक साथ आ जाएंगे अननोन, उससे अच्छा बच्चा मैंने क्या किया कि एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी कर दिया। ठीक है ना, तो ये रिलेशन आ गया। अब देखो बेटा वैल्यू सबकी पुट करते हैं, ये है बेटा जी 600 और पी ए नॉट है बेटा जी 450। अब एक्स बी फाइंड करना है, पी बी नॉट कितना बेटा 700 माइनस 450, है ना। अब देखो बेटा 450 को इधर ले आया, तो 600 माइनस 450 इक्वल्स टू क्या होगा एक्स बी, और ये कितना हो गया 250, इधर क्या आ गया बेटा, तो 150 इक्वल्स टू एक्स बी इंटू 250। तो बेटा एक्स बी कितना आ जाएगा 150 बाय 250, यानी कि 3/5।
है ना। तो लिक्विड मिक्सचर बेटा एक्स बी की वैल्यू इतनी आ गई है ना। अब आपको पता है बेटा कि एक्स से क्या होता है हमारा, तो 1 माइनस एक्स बी, यानी कि 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5 है ना बच्चों। तो लिक्विड मिक्सचर में बच्चों दोनों के हमारे कंपोजिशन आ चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स ए डेस्ट और एक्स बी डेस्ट, है ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों बहुत सिंपल है, आपको बेटा बताया था कि एक्स ए डेस्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये किसके इक्वल होगा, पी ए बाय पी टोटल के। तो पी ए क्या होगा बेटा, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन में पी टोटल, जो पी टोटल हमें पता है 600 है ना बच्चे। या फिर आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो बेटा पी ए नोट कितना है 450, और हमारा एक्स, देखो बेटा हमें क्या चाहिए, एक्स ए कितना निकला हमारा 2/5 इंटू 2/5 अपॉन में बेटा क्या होगा 600। तो 153 जा 154 जा, है ना बच्चे। तो कितना हो जाएगा बेटा, और देखो 2 से आ गया 2, ओके। तो ये आ गया बेटा जी 3/10, दिस इज इक्वल टू आ गया बेटा जी 3/10 यानी कि 0.3। ये क्या निकला बेटा, एक्स ए डेस्ट। तो फिर एक्स बी डेस्ट क्या होगा, 1 माइनस माइनस कर देंगे, एक्स बी डेस्ट क्या होगा 1 माइनस एक्स ए डेस्ट, यानी कि वो आ जाएगा 0.7। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसको क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है, ठीक है ना बच्चों। ये था बच्चा हमारा कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड के साथ अगर मिक्सचर हो तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बच्चों किसी एक कंपोनेंट का या फिर दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोग जो है एक थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, इसको डिस्कस करते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। देखो बच्चों होता क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि जब दो कंपोनेंट मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें ना तो किसी तरह का कोई हीट चेंज हो ना ही कोई वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है ना, तब उसको कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन जो होगा उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। देखो बच्चों क्या है कि कंपोनेंट ए है कंपोनेंट बी है, ठीक है, दोनों के हमने अलग अलग जो है ना ml लिया, दोनों को मिक्स कर दिया एक बड़े से कंटेनर में। तो अब क्या होगा बेटा, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है बच्चे कि डेल्टा वी मिक्सचर जो होता है वो 0 होना चाहिए, यानी कि अगर 10 ml और 10 ml को मिक्स किया तो वॉल्यूम 20 ml ही होना चाहिए, ना कि 19.9 और ना ही 20.1, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए बच्चों, डेल्टा एच मिक्सचर जो है वो हो जाना चाहिए 0, यानी कि दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ना तो हीट इवॉल्व हो ना ही हीट वो एब्जॉर्ब हो, ठीक है। थर्ड बेटा जी ऐसा होना चाहिए कि ए, और ये तभी हो सकता है जब ए और ए के बीच में जितना अट्रैक्शन होता है, बी और बी के बीच में जितना अट्रैक्शन होता है उतना ही अट्रैक्शन जब दोनों को मिक्स कर दें तब हो, ठीक है। ए आपस में जितने स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था, बी जितना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था, उतना ही जब मिक्स कर दें तो वो भी दो कंपोनेंट आपस में उतना ही स्ट्रांगली जुड़े, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन जो है बेटा कि पी टोटल जो होगा बेटा, अभी हमने रिलेशन निकाला था पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, इसको फॉलो करें, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये तो सारे कंडीशंस हो गए हमारे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसको हम लोग ग्राफिकली एक बार बेटा जी इसको लिख लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ लूं तो क्या होगा बच्चों, ग्राफ एक ऐसा आ जाएगा आपका, ठीक है। मान लेते हैं बेटा जी ये प्रेशर है पीबी नॉट, ये प्रेशर है पी ए नॉट, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो लाइन आएगी बेटा जी ये बताएगा हमारा पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। अब एक लाइन बेटा जी इधर ज्वाइन किया और एक लाइन हमने इधर ज्वाइन किया, तो ये जो बेटा जी आएगा रिलेशन हमारा, दिस इज योर पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी है बेटा जी, ठीक है। ये जो लिखा मैंने पीबी इक्वल्स टू, क्योंकि देखो यहां पर क्या है पीबी नॉट है, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा मुझे बी, है ना बेटा। अब इधर क्या है पी ए नॉट, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा कि पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, ठीक है, पी ए नॉट और ये आ गया पीबी नॉट, ठीक है। अब देखो टोटल प्रेशर जो है ये हमारा पीबी नॉट के इक्वल होगा कब, जब आप क्या करोगे एक्स ए को 0 कर दो और एक्स बी को 1 कर दो, है ना बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, एक्स ए को कर दिया मैंने 0 और एक्स बी को कर दिया 1। इसी तरह से टोटल प्रेशर हमारा पी ए नॉट के इक्वल होगा कब, जब एक्स ए को 1 कर देंगे और एक्स बी को 0 कर देंगे, है ना।
तो क्या किया बेटा जी, एक्स बी को 0 और एक्स ए को 1 कर दिया। तो ये जो बच्चों रिप्रेजेंटेशन है ये है हमारा आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बच्चों चलते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है। और हाँ बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, अगर मान लो थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देख लो, पूरा वीडियो मत छोड़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देख लो दूसरे टॉपिक को भी, क्या पता आपको उसमें ज्यादा आपको कुछ मिले कंटेंट, ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या है हमारा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों जो जो चीज जीरो था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो नॉन आइडियल के लिए क्या होगा, वही सब कुछ क्या होगा, नॉन जीरो, है ना। यानी कि डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो। एंड पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और ना ही बच्चों ए का एट्रैक्शन बी का एट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू ए बी का एट्रैक्शन। ये होता है बच्चों किसके लिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है बच्चों। तो इसको देखते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। देखो जो वर्ड क्लियर नहीं हो बेटा मैं बार बार बोलता हूं उससे आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब तो डेल्टा एच मिक्सचर जो होगा बेटा जी वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर इसके 10 ml और 10 ml को मिक्स करोगे वॉल्यूम, है ना, तो उसमें जो सॉल्यूशन जो बनेगा वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। पहले अगर ज्यादा गर्म था तब कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। दिस इज द एंडोथर्मिक, है ना बच्चों। इसमें बेटा क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सर जो होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी कि 10 ml को मिक्स करने से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20.1, है ना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बच्चे कि यहां पर क्या हो गया, वॉल्यूम का थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ए और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बी और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन ए और बी के बीच में वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए होता क्या है कि जो पी टोटल जो है हमारा वो ज्यादा हो जाता है किससे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है बच्चों। इसके लिए बेटा जी एक और कंडीशन लिख सकते हैं हम लोग कि दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना बच्चों, एजियोट्रॉपिक। अब बच्चों ये कहोगे कि सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, देखो होता क्या है कि जब दो लिक्विड का मिक्सचर हमने लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, किसी एक प्रोपोर्शन में ज्यादा ले लिया किसी एक लिक्विड का और दूसरे का प्रोपोर्शन बहुत ही कम रखा, ठीक है। तो नॉर्मली है कि क्या है कि जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा है उसी की बॉइलिंग पॉइंट को वो मिक्सचर क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। तो नियरली जैसे बेटा एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल और वाटर का, ठीक है। मान लो बच्चों पानी का हमने ले रखा है मान लो 96%, 96.4%, और रिमेनिंग ले लिया अल्कोहल। तो वैसे तो बच्चों क्या होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन दोनों को जब हम एक साथ बॉइल करेंगे 96.4% वाटर और रिमेनिंग अल्कोहल, तो अल्कोहल भी वाटर के ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करेगा, ठीक है। क्योंकि 96.4% जब वाटर होगा रिमेनिंग अल्कोहल होगा, तो उस सिचुएशन में वो जो मिक्सचर है वो कहलाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और दोनों साथ साथ बॉइल करेंगे, ठीक है बच्चों। तब बच्चों ये कैसे काम करता है इसको भी बच्चों मैं लिख के दिखाता हूं, ठीक है। मैंने एग्जांपल क्या दिया बेटा इसका, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। तब देखते हैं बेटा जी इसका कि अल्कोहल और वाटर किस तरह से ये काम करता है, ठीक है बच्चों। तो ये लिया बेटा जी मैंने अल्कोहल, ये दोनों लिया बेटा अल्कोहल, और ये लिया मैंने वाटर।
2 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, है ना। तो होता क्या है बेटा, देखो 2 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। देखो बेटा यहाँ बॉन्ड जानते हो ना, पोलर होता है बॉन्ड, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पर नेगेटिव लिखा, डेल्टा नेगेटिव, है ना बच्चों। ये एस नहीं है बच्चा, कोई कंफ्यूज मत करना, ये क्या है बच्चों, डेल्टा। ये देखो छोटा सा चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा, तो वही डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पे। तो देखो बच्चों इन दोनों एल्कोहल के बीच में बॉन्ड जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। इन दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है, एच बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अल्कोहल और वाटर के बीच का जो बॉन्ड होता है बेटा वो क्या होता है, वीक, है ना। इसीलिए जो है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये। अब इसके लिए बेटा अगर ग्राफ लिखना हो तो ग्राफ को कैसे लिखेंगे, ठीक है। देख लो बेटा क्या है, अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज है आपस में, है ना, इसलिए उसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वाटर वाटर भी आपस में ज्यादा क्लोज है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये थोड़े से दूर हो जाते हैं, इसलिए वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये एग्जांपल था किसका बेटा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब इसका ग्राफ जो है प्रेशर का वो कैसे ले सकते हैं, तो देखो बच्चों अभी जो ग्राफ लिया था मैंने, ग्राफ लगभग उसी तरह से होगा। ये ले लिया बेटा जी पी ए नॉट और ये लिया मैंने पी बी नॉट, है ना। अब देखो बेटा जो पहले जो हमारा ग्राफ था, है ना, कुछ इस तरह से था, उसको डैश, जो पहले वाला ग्राफ था उसको डैश लाइन में लिख रहा हूं बेटा, ताकि आपको पता चले कि पहले ऐसा था। लेकिन अब क्या होगा बेटा, सब कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो टोटल प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पी टोटल हमारा ग्रेटर देन हो चुका है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना बेटा, ये एक्स ए लिखा है बेटा जी, ठीक है, ये एक्स ए है ना। और बेटा जी ये जो था हमारा तो अब क्या लिखेंगे, ये जो था बेटा पीबी के लिए, है ना। तो अब जो बेटा लाइन होगा इसके लिए वो भी क्या होगा, इस लाइन से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो लाइन होगा बेटा जी कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये बताएगा पीबी इज ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी, है ना बेटा। अब देखो ये जो ग्राफ है बेटा ये तो इक्वल के लिए था, पी ए के लिए। अब ये क्या बताएगा हमारा, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, है ना बच्चे। जो जो भी ग्राफ था पहले सबके ऊपर ऊपर से हम लोग लाइन के लेके चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पर लिया था बेटा जी हमने एक्स ए 1 और एक्स बी लिया था 0, और यहाँ पर लिया था हमने एक्स बी को लिया था हमने 1 और एक्स ए को लिया था बेटा 0, है ना। ये सब देखो बेटा जो पहले जो लाइन थी वो क्या डैश वाली लाइन है, अब क्या हुआ सब कुछ इसके ऊपर ऊपर जाने लगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं। देखो बच्चों नेगेटिव डेविएशन जो है बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव का, ठीक है। तो बेटा जी हम लोग लेते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या क्या होगा बेटा, तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब तो उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव था, इसमें डेल्टा क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये हो गया बेटा जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब दोनों को अगर मिक्स कर दो तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा वो। सेकंड, डेल्टा वी मिक्सचर जो होगा बेटा वो भी क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, कि इसका मतलब ये हो गया कि 10 ml और 10 ml लिया था तो वॉल्यूम 19.9 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कि पी टोटल जो है बेटा वो लेस देन हो जाएगा हमारा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना बच्चों। और ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि ए और ए के बीच में वीक बॉन्ड था, बी और बी के बीच में वीक बॉन्ड था, लेकिन ए और बी के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना बच्चों। ये तो हो गया बेटा इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब बेटा जिसको ग्राफ दिखा देते हैं और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है बेटा।
तो ये बेटा क्लियर हो गया कि सब कुछ क्या होगा नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव और पी टोटल लेस देन हो गया, ठीक है, और दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो बेटा इसको ग्राफिकली अगर आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, तो जैसे बच्चों पिछले बार हमने दिखाया था कि वो जो स्टैंडर्ड लाइन था उससे क्या हो गया था ऊपर, इस बार क्या होगा वो उससे नीचे। मान लो बेटा जी ये ले लिया है ना, अब क्या था हमारा स्टैंडर्ड लाइन तो कुछ इस तरह से था, है ना, जो आइडियल के लिए था कुछ इस तरह से था, है ना। लेकिन हमें क्या करना है बच्चे, अब सब कुछ नीचे लेके जाना है, इसके नीचे, इसके नीचे और इसके भी नीचे, ठीक है ना बच्चे। तो ये बेटा जी अगर था पी ए नॉट, तो ये था हमारा एक्स ए 1, एक्स बी था 0, ये था हमारा पी बी नॉट, तो ये था हमारा एक्स बी 1 और एक्स ए था हमारा 0, है ना बच्चे। तो ये पी टोटल क्या होगा बेटा, लेस देन हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और ये क्या होगा बच्चों, पी बी होगा हमारा लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, है ना बच्चे। अगर क्लैरिटी नहीं आ रही बेटा तो मैं एक बार लिख देता हूं कि पी बी लेस होगा बेटा जी पी बी नॉट एक्स बी से, है ना। ये लाइन जो स्टैंडर्ड लाइन है उससे नीचे हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ था इसके ऊपर हो गया था, और नेगेटिव डेविएशन में क्या हो गया ये नीचे हो गया, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, कि कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो देता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये पार्ट, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का। तो बेटा उसका एग्जांपल है हमारा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है। देखो बेटा Cl 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 और H, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म, और एसीटोन का क्या होगा बेटा O डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इन दोनों के बीच में बेटा बॉन्ड जो हो जाता है, पहले तो नहीं था ये H बॉन्ड, लेकिन अब हो जाता है बेटा H बॉन्ड, है ना। ये वीक वंडरवाल फोर्स, यहां भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का वीक ही था, लेकिन अब दोनों के कारण क्या होगा बच्चों, H बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, है ना। इसीलिए क्या होता है, ये हमारा जो है नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है बच्चों। तो ये था बेटा जी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है बच्चों। अब डिस्कस करते हैं हम लोग बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि कह सकते हो कि यही तो सब कुछ पढ़ना है हमें, यही हमें पढ़ना ही है बेटा इस टॉपिक में, ठीक है। तो देखो बच्चे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली होता क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, जो बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना बच्चों, कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बेटा जी टॉपिक ले रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो जो पहला जो होता है बेटा जी ये कहलाता है रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है बेटा जी पहला कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है बेटा जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। थर्ड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है बेटा जी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना बच्चों। ये सब आपको पढ़ने बेटा जी, इसके बाद जो है एक लास्ट में आ जाएगा टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास, जहां पर सॉल्यूट जो है एसोसिएट या डिसोसिएट होने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले करते हैं रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके कुछ कंसेप्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बेटा रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर। तो होता क्या है बच्चों, देखो आप लोगों ने बेटा जी अभी देखा था ना कि जब किसी एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है।
तो देखो बेटा जी, मान लेते हैं बेटा कि पहले जो था हमारे पास एक कंपोनेंट था जिसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर था पीए नॉट, ठीक है। तो बच्चों ये जो था हमारा पीए नॉट था इसका, है ना, एक बार देख लेना ये क्लियर है, ठीक है। देखो ये है पीए नॉट। अब क्या होगा बेटा कि अगर मान लो इसमें मैंने क्या किया कि थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया। कौन सा सॉल्यूट? जो नॉन वोलाटाइल है, जैसे पानी में मैंने चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, है ना बच्चों। तो अब ऐसे में क्या होगा बेटा, खुद सोच के देखो, यहां पर क्या था, पहले सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, तब प्रेशर आ रहा था बेटा पीए नॉट। तो अब आप बताओ कि अगर यहां पर कुछ जो है सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ गए, मानो चीनी के मॉलिक्यूल्स आ गए या नमक के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो क्या लगता है कि प्रेशर वही रहेगा या प्रेशर कम हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रेशर तो कम हो जाएगा क्योंकि इवेपोरेशन कम होगा, है ना बच्चों। तो अब जो बेटा जी प्रेशर जो आएगा सॉल्यूशन का, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पीए, ठीक है। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? एक्स से, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, है ना बेटा। तो पीए किसके इक्वल होगा? पीए नॉट इंटू एक्स ए। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा काम आएगा बेटा, इसको ध्यान रखना। जहां पीए क्या हो गया बच्चे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीए नॉट क्या हो गया? प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो प्योर फॉर्म में था। और एक्स ए क्या होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट, है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है ना बच्चे। ये तो अब बेटा जी जो हमें जो फाइंड करना है वो क्या है हमारा? रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर। हमें क्या फाइंड करना बच्चों? रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो चेंज इन प्रेशर, मान लो बेटा सॉल्वेंट का प्रेशर था पीए नॉट, और बाद में चीनी नमक डालने के बाद प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या रह गया? पीए। तो ये हो गया चेंज इन प्रेशर, दैट अपॉन में ओरिजिनल प्रेशर, है ना बच्चों। तो हमें बच्चे यही फाइंड करना, दिस इज योर रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो इसको बेटा जी हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं बेटा जी यहां पर लिख देता हूं इसको, है ना। तो देखो बच्चों, आपको बेटा वैसे यहां भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो बेटा पीए क्या होता है हमारा? ये पीए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है बेटा। तो मैं रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर को क्या लिखूंगा? रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा बेटा? पीए नॉट माइनस पीए बाय पीए नॉट, है ना। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा? पीए नॉट माइनस, बेटा जी पीए की वैल्यू क्या है हमारा? मैं सबको बेटा जी हटा ही देता हूं, ठीक है, स्पेस की कमी हो रही है, यहां लिख देता हूं, ठीक है बेटा। हमें बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी? पीए नॉट माइनस, और पीए की वैल्यू क्या थी हमारी? पीए नॉट एक्स ए अपॉन में पीए नॉट, है ना बच्चे। तब देखो ऊपर से कॉमन ले लूंगा बेटा जी पीए नॉट, तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स ए अपॉन में पीए नॉट। देखो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स ए यानी कि एक्स बी। तो ये क्या था बेटा जी? दिस इज योर रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, है ना बेटा, शॉर्टकट में लिख दिया। ये किसके इक्वल हो गया बेटा जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो मैं इसको फिर से लिख सकता हूं सिंबॉलिकली कि पीए नॉट माइनस पीए बाय पीए नॉट का बेटा जी फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो स्टेटमेंट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। अब बेटा जी इसको, इस रिलेशन को थोड़ा सा और खोल के लिखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे एक्स बी का मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कौन सा? नॉन वोलाटाइल वाला, है ना बच्चे। तो मैं फिर से लिखूंगा बेटा पीए नॉट माइनस पीए अपॉन में पीए नॉट। तो बेटा एक्स बी की जगह पे क्या लिखूंगा? एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, है ना बच्चों। अब क्या होता है बेटा कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, मोस्टली क्या होते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है बेटा। क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि मान लो पानी का मोल्स तो बहुत ज्यादा होगा और ये सॉल्यूट का जो मोल्स है ना बेटा बहुत ही कम होगा, है ना। मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि एनबी की वैल्यू क्या होगा? मैं लिख सकता हूं बच्चों कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखूंगा बेटा कि एनबी की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन एनए होगा। तो डिनोमिनेटर से बेटा एनबी को मैं इग्नोर कर सकता हूं, है ना बच्चे।
तो क्या होगा बेटा, देखो बच्चों जरूरी नहीं कि हर जगह हम इग्नोर ही करें, जहां सॉल्वेंट कम होगा वहां पर इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, एन बी अपॉन में एन ए। एन बी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बेटा बी लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत करना आप लोग, ठीक है ना बेटा। ये क्या है बेटा जी, बी, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा ये जो रिलेशन है हमारा सबसे ज्यादा रिलेशन यूज होगा, जहां पर बेटा पीए नॉट क्या होता है, प्रेशर ऑफ प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और पीए हो गया बेटा जब सॉल्यूट डाल दिया तब का प्रेशर, ये हो गया हमारा पीए, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों क्या करते हैं, इस पर बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से करते हैं। देखो बच्चों अब इसमें क्या है बेटा कि ये रिलेटिव लोइंग वेपर प्रेशर पे ना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो मैं सोचता हूँ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है बैक एक्सरसाइज में वो सारे आपके साथ जो है ना डिस्कस कर लूं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 15। देखो इसमें क्या कह रखा है आपसे कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 2% कह रखा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना बच्चे, और हमें प्रेशर जो दे रखा है बेटा वो कह रखा है 2% सॉल्यूट डालने के बाद जो प्रेशर है वो है 1.004 बार। इसका मतलब क्या दे रखा है बच्चों, पीए दे रखा है विच इज 1.004 बार, कहां पर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है ना बच्चे। तो आपको फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो इसमें कंसेप्ट क्या है कि देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आप लोग को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उस वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि बच्चों क्या है कि यहां पर जो है अभी प्रेशर कितना 1.004 बार, लेकिन होना कितना चाहिए था 1 एटमॉस्फेयर। अगर प्योर वाटर होता तो यहां प्रेशर कितना होना चाहिए था 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1.013 बार। तो हम कह देंगे अच्छा इसका मतलब जो था सॉल्वेंट का प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1.013 बार, ठीक है बच्चे। तो ये आपको पीए नोट पता चल गया, पीए पता चल गया। अब 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होगा बच्चों, तो जब भी मैंने बता रखा कि जब भी आपको परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम, ठीक है बेटा। तो यहाँ 2% है तो क्या करेंगे, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, है ना बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बेटा उतना ही होता है जितना परसेंटेज दे रखा होता है, तो ये क्या होगा बेटा 2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो कहोगे 100 ग्राम सॉल्यूशन था 2 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 2 यानी कि 98 ग्राम, है ना बच्चों। और बेटा जी ये बॉइलिंग पॉइंट जो बताया मैंने ये किसका होता है, वाटर का, है ना बच्चों। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि कैपिटल एम ए यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा बेटा ये क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चे, ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना होगा बेटा 18, ठीक है। तो आपके पास बेटा फॉर्मूला तो पता ही है, क्या है फॉर्मूला कि पीए नॉट माइनस पीए अपॉन में पीए नॉट, दिस इज इक्वल्स टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों। सबकी वैल्यू पुट कर दो, है ना बच्चे। तो क्या पुट करूंगा बेटा, पीए नॉट कितना था 1.013 माइनस 1.004 अपॉन में पीए नॉट 1.013 और मास ऑफ सॉल्यूट बेटा डब्ल्यू बी क्या था 2 अपॉन में बेटा जी मोलर मास जो हमें फाइंड करना है दैट अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर 18 बाय 98, है ना बच्चों। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों था हमारा 15th क्वेश्चन नंबर। अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17th। देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वो सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है ना। अब देखो बेटा 17th क्वेश्चन में कह रखा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर
इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। ठीक है बेटा जी, क्या कह रहे बेटा, प्योर वाटर का दे रखा है 12.3 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, 17th क्वेश्चन नंबर। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि पीए नॉट दे रखा है हमें 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, तो आपसे कह रखा है कि कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना बच्चों, तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, पीए फाइंड करना है। ठीक है, जबकि दे क्या रखा है सॉल्यूशन, तो 1 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है, 1 मोलल। तो मैंने बच्चों मोलैलिटी मोलैरिटी पर जो है बता ही रखा आप लोग को कैसे 1 मोलल को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों। तो कहेंगे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, है ना बच्चों। 1 मोलल का मतलब क्या हो गया कि NB इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना बेटा, डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, 1000 ग्राम, है ना बेटा। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, है ना बच्चे। तो बेटा जी हमें WA मिल गया, कैपिटल MA हमें बेटा पता ही होता है वाटर के लिए 18। हमें बेटा जी NB की जरूरत नहीं है, हमें मोल्स पता ही है बेटा, है ना। तो हम लोग बेटा जी फाइंड कर लेंगे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना बेटा। तो अब देखो हमें क्या चाहिए बेटा जी, कहोगे कि सर PA होता है हमारा PA नॉट इंटू XA, जहां XA क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, PA नॉट इंटू NA अपॉन में NA प्लस NB, है ना बच्चे। तो देखो PA नॉट बेटा दे रखा है 12.3। अब देखो बेटा जी NA की वैल्यू हमें चाहिए, जबकि हमें बेटा जी NB की NA कितना होगा बेटा, यहां से सॉल्व कर लो तो NA हो जाएगा बेटा जी 1000/18, है ना। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, लगभग 55.55 के करीब आ जाएगा, दैट बाय 55.55। और NB कितना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो है बेटा 1। इसको बेटा जी सॉल्व कर लेंगे तो PA आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या किया बेटा, हमें दे रखा था 1 मोलल सॉल्यूशन, तो आपको बेटा डेफिनेशन पता है कि 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया 1000 ग्राम, मोलर मास में पता है 18। इससे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल गया 1000/18, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया बेटा 1। इससे बेटा इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा जी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18th और 19th। ठीक है बच्चों, देखो बेटा बहुत ही आसान है, ठीक है, अगर आप जो है समझ के करोगे तो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बेटा जी जो 18th क्वेश्चन नंबर है हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन बेटा ये सबसे ज्यादा जो है ना बच्चों को ना है ये परेशान करता है क्वेश्चन। ये बेटा जी 18th में कह रखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास दे रखा है बेटा 40, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। देखो बेटा जी क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इस आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूट का मास निकालो, जिस सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है 40, जिसको 114 ग्राम सॉल्वेंट यानी जो ऑक्टेन है उसमें हमने डाला ताकि उसका वेपर प्रेशर घट के 80% रह गया है। यानी कि बेटा इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि PA जो होगा वो होगा 80% ऑफ PA नॉट, है ना बच्चे। अब देखो बेटा WA मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा बेटा जी 114 ग्राम, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना होगा बेटा जी, ऑक्टेन क्या होता है बच्चों पता है, देखो बेटा ऑक्टेन का मतलब होता है C8H18, इसका मोलर मास चेक करोगे तो कितना होगा 12 × 8 + 18, है ना बेटा। तो ये भी आ जाएगा 114। तो बेटा मोलर मास कितना है 114 ग्राम, MA मिल गया, WA मिल गया, है ना बच्चों। अब देखो बेटा क्या है यहाँ सॉल्वेंट क्या है बेटा, बहुत ही कम है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में बेटा जो इग्नोर कर देते थे सॉल्यूट को, इस बार हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, हमारे लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा तो उस फॉर्मूला में क्या लिखेंगे कि PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट इक्वल्स टू होगा बेटा जी NB अपॉन में NA प्लस NB, है ना बेटा। इस बार हमने NB को इग्नोर नहीं किया क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ही कम है ना बच्चे। अब देखो बेटा PA नॉट को बेटा जी PA नॉट ही लिख दिया, है ना, और PA को आप लोगों ने क्या कहा बेटा 80% हो गया, तो 80/100 ऑफ PA नॉट, है ना बेटा।
अब देखो दिस वन बाय करने वाले हम लोग बेटा पी ए नॉट। अब यहां देखो बेटा एन बी बेटा जी हमें फाइंड करना है, जबकि बेटा एन ए कितना होगा हमारा, तो 114 बाय 114 है ना, दैट प्लस एन बी है ना। अब देखो बेटा ये 24 जा और ये 25 जा, तो क्या होगा बेटा अगर कॉमन ले लूंगा पी ए नॉट, तो 1 माइनस 4/5 अपॉन में पी ए नॉट इक्वल्स टू क्या होगा बेटा जी, एन बी अपॉन में 1 प्लस एन बी। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5, तो 1/5 इक्वल्स टू एन बी अपॉन में 1 प्लस एन बी है ना बेटा। इसको इधर ले आते हैं बेटा, ठीक है, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा। तो अब देखो बेटा क्या होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एन बी इक्वल्स टू 5 एन बी। अब बेटा एन बी को उधर लेके चले गए तो 1 प्लस, बल्कि मैं कहूंगा उस एन बी को उधर ले गए तो क्या होता है बेटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा 5 एन बी माइनस एन बी है ना। इसलिए बेटा क्या होगा ये 4 एन बी हो गया बेटा जी 1। इसलिए बेटा जी एन बी क्या हो गया 1/4। लेकिन एन बी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इसका मोलर मास है ना बेटा, जो दे रखा है 40, ये है बेटा 1/4। इससे क्या होगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा हमारा 10 ग्राम, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई बच्चा बेटा इसको अगर इग्नोर कर देते तब उसका बेटा जी आंसर आता 8 ग्राम, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने बच्चों 10 ग्राम ही दे रखा है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बच्चों लास्ट है इसका जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है क्वेश्चन, बस उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा बेटा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा जो 19th क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आपको कि एक सॉल्यूशन है वो कैसे प्रिपेयर हुआ है, तो कह रहा है 30 ग्राम सॉल्यूट को जब मैंने 90 ग्राम वाटर में डाला है, ठीक है बच्चे। देखो बेटा मैं लिखता हूं क्वेश्चन बताता हूं, ये देखो 19th क्वेश्चन में है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना बच्चे। 90 ग्राम वाटर में जब 30 ग्राम सॉल्यूट डाला है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 2.8 किलो पास्कल। तो बच्चों क्या लगता है ये पीए नॉट होगा या पीए होगा, तो कहोगे सर ये तो होगा सर पीए ही होगा। क्यों, क्योंकि कह रखा है 90 ग्राम वाटर में जब 30 ग्राम सॉल्यूट डाला है तब जाके प्रेशर इतना है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, है ना। अब कह रहा है बेटा जी कि 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर चेंज होकर के हो गया 2.9, है ना बच्चे। तो अब बेटा PA2 सेकेंड सिचुएशन बेटा प्रेशर हो गया हमारा 2.9 किलो पास्कल, है ना। तो बेटा ये कब था, जब हमारे पास 30 ग्राम था बेटा सॉल्यूट प्लस 90 ग्राम वाटर था, है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब देखो इसमें क्या है PA2 है 2.9, तो इसमें क्या है बेटा ये कब है, जब 30 ग्राम सॉल्यूट पर हमने डाला बेटा 108 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब देखो बेटा ये क्या है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA, जहां XA क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। तो बेटा जी जब मान लेते हैं कि जब 90 ग्राम वाटर था तो मोल फ्रैक्शन था XA1, तो प्रेशर कितना था PA1, है ना बेटा। इसी तरह से बेटा जी जब हमने मोल फ्रैक्शन को चेंज किया तो प्रेशर भी चेंज हो गया, तो PA2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा PA नॉट इंटू XA2, है ना बच्चों, क्योंकि सॉल्वेंट का प्रेशर सेम है, बस मोल फ्रैक्शन चेंज किया तो प्रेशर चेंज हो गया। तो अब बेटा डिवाइड कर देता हूं मैं, है ना, तो PA1 बाय PA2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा जी XA1 बाय XA2, है ना। तो XA1 क्या होगा बेटा जी, तो आपको पता ही है बेटा जी XA होगा बेटा जी 90/18 अपॉन में 90/18 प्लस NB, ये था बेटा XA1 अपॉन में बेटा जी XA2 क्या होगा, तो इस बार 18 ग्राम और वाटर डाल दिया, है ना बेटा। और बेटा इसकी वैल्यू हमें पता है PA1 की वैल्यू था बेटा 2.8 और ये था हमारा 2.9, है ना बच्चों। दिस वन इक्वल्स टू दिस वन आ गया, है ना। तो इसको बेटा जी क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं अलग से इस साइड ही लिख लेता हूं, ठीक है बच्चों।
तो ये बेटा जी क्या था, XA1 मतलब Na, मतलब सॉल्वेंट A का मोल इनिशियली जब 90 ग्राम था, है ना, तब का मोल फ्रैक्शन बेटा जी ये था, और बाद का मोल फ्रैक्शन ये हो गया। ठीक है बेटा, तो मैं अब क्या करने वाला हूं बेटा जी, इसी रेशियो को मैं फिर से यहां पर लिखने वाला हूं। ठीक है, तो PA1 बाय PA2 क्या लिखूंगा बेटा, 2.8 बाय 2.9 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 5 अपॉन में 5 प्लस NB अपॉन में 6 बाय 6 प्लस NB, है ना बेटा। अब देखो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, 28 बाय 29 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 अपॉन में 6 इंटू 6 प्लस NB अपॉन में 5 प्लस NB, है ना बेटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, फिर सॉल्व करोगे बेटा, तो NB की वैल्यू आ जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, 30 बाय 23 आ जाएगा। और हमें मास ऑफ सॉल्यूट बेटा दे रखा है 30 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है ना, तो इससे क्या होगा बेटा जी, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 23 ग्राम, है ना बच्चे। अब बेटा जी हमें NB की वैल्यू मिल चुका है ना, तो किसी भी एक रिलेशन में, कौन सा रिलेशन बच्चे, कि PA1 वाला जो था रिलेशन, है ना, कि PA1 इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA1, इसमें बेटा जी पुट कर देंगे सबकी वैल्यू, तो PA नॉट आ जाएगा। PA नॉट की जगह पे लिखेंगे 2.8, और ये बेटा जी PA नॉट हमें फाइंड करना है, और इसकी जगह पे लिखेंगे 5 बाय 5 प्लस, और NB की वैल्यू क्या निकल चुका है, 30 बाय 23। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो PA नॉट की वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा जी पहला हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, है ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप बच्चों आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा बच्चों को इसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक तो इसमें प्रॉब्लम होती है, और एक लास्ट का टॉपिक है बच्चों जहां पर वेंट ऑफ फैक्टर कंसीडर करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों मैंने सबको क्लियर कर दिया। ठीक है,